चलिए, हिस्ट्री 61.1 में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पढ़े थे यहाँ तक 6 पेज तक, और इस बार हम पढ़ेंगे आगे और अच्छी तरह से समझते जाएंगे क्या क्या है। ज़रा सोचिए, यहाँ देखिए, ज़रा सोचिए, क्या इतिहास के किसी कालखंड के अवधि को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई दौर कहा जा सकता है? ये मन में आपका सवाल उठता है। मेरा तो कहना बिल्कुल नहीं। क्या किसी भी अवधि में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते हैं? किसी अवधि में अन्य धर्म के लोग के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता? हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोग को एक साथ मिलाकर चलने से बनता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? आगे चलिए। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, चर्चा करें। इसका उत्तर ये है कि हम लोग को अध्ययन में सुविधा हो, इसलिए इतिहास को अलग अलग भागों में बांटने की किया जाता है। आगे चलिए, इतिहास को जानिए। यहाँ देखिए, हेडिंग देखिए, इतिहास को जानिए। अपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोतों साधनों का प्रयोग करते हैं उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। कक्षा 6 एवं कक्षा 7 में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था। प्राचीन काल एवं मध्यकाल में कुछ ऐतिहासिक स्रोत का स्मरण करते हुए निम्न तालिका को भरने का प्रयास करें। ठीक है, ये आपको हम बाद में बताएंगे एक अलग से वीडियो बना के। ठीक है, आगे देखिए। स्मरण करें कि प्राचीन काल एवं मध्य काल के स्रोत में प्राय एक ही थे, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में मध्य काल में स्रोतों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी, यानी कि अधिक तरह से मिलना चालू हो गया था स्रोत, यानी कि एविडेंस। आपने देखा कि पुराने प्रकार के स्रोतों के अतिरिक्त मध्य काल में कुछ नए स्रोत भी सामने आए। आगे आप पाएंगे कि आधुनिक काल में इन स्रोतों की संख्या एक विविधता में भी और वृद्धि हुई। ऐसा क्यों हुआ? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला पेज में चलते हैं। देखिए, 7वीं कक्षा ने आपने पढ़ा कि 19वीं सदी से पहले के कई सालों में छापाखाने नहीं थे। छापाखाना मतलब होता है प्रेस, जहाँ की किताबें छपती है उसको हम लोग छापाखाना कहते हैं। ठीक है, लिपि या नकलविश हाथ से ही हैं। हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। उस समय जो है अक्षर का जो लिपि है इस तरह नहीं होता था, हाथ से लिखा हुआ ही लिपि चलता था। ठीक है, बाद में 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी के माध्यम से सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। बाद में उसमें कुछ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसके वजह से सरकारी विभाग का जो है कामकाज का लिपि बनाई गई। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की प्रतियों को आप आज भी अभिलेखागार एवं पुस्तकालयों में देख सकते हैं। ठीक है, अभी जहाँ संग्रह होता है पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है उसमें ऐसा बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, पुराने दस्तावेज। अभिलेखागार में सरकार के दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। इन दस्तावेज में सरकार की योजनाओं एवं कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस एवं CID रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां के रिकॉर्ड, विभिन्न कमिश्नरों के रिकॉर्ड आदि शामिल होते हैं। आज भी हर ज़िले में एक रिकॉर्ड रूम होता है, इसे आप भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूम भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारे चीज़ आप अपने ज़िले में देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ प्रश्न है, आप अपने ज़िले में रिकॉर्ड रूम में जाकर अपने ज़िले से संबंधित क्या क्या जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, इन जानकारियों की एक सूची बनाएं। ये आपको होमवर्क है। ठीक है,
ये अपने होमवर्क आप बनाइए घर पे। आगे चलिए पढ़ते हैं, यहाँ समझते हैं। हमको लगता है कि आगे जो ऊपर है आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छी तरह से, और इसको बार बार अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो बार बार देख के समझिए, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्रेंडली, ठीक है। इसी तरह पुस्तकालयों में वर्षों के पुराने अखबार, व्यक्तिगत पत्र, डायरी, निजी दस्तावेज आदि चीज़ें सुरक्षित रखी जाती हैं। महान व्यक्तियों के जीवन एवं आत्मकथा भी इतिहास के माध्यम से उपयोग साबित होती है। इन पुस्तकों में हमें उन व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है जिन्होंने राजनीतिक, प्रशासन एवं सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। साथ ही इन पुस्तकों में हमें उन समय के समाज में हो रहे विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में पता चलता है।